अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। सबसे पहले इसके हम आपसे बात करें तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप के बारे में हम शेयर करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। जिस तरह के केन बी स्कॉलरशिप थी इंडोनेशिया की, रोमानिया स्कॉलरशिप थी रोमानिया की तरफ से, और आज इस हफ्ते को हम आपके साथ शेयर करें ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। इस तरह हर वीकेंड आपके साथ एक नई स्कॉलरशिप विद कंप्लीट एप्लीकेशन क्राइटेरिया और प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ओपन कब हुई है। 1 फरवरी 2024 को ओपन हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। और इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके बेनिफिट्स की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, पॉपुलर है और काफ़ी इसके जो एप्लीकेंट्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट्स के इंटरनेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप है, डेट्स वाई हर कोई इसमें अप्लाई करने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ हमने आपके सारे सबटाइटल्स ऐड कर दिए हैं, अगर किसी को उर्दू लैंग्वेज नहीं समझ आती तो वो सबटाइटल्स के थ्रू पढ़ सकता है। एप्लीकेबल स्टडी एरियाज, ऑल स्टडी एरियाज, इसके अंदर स्टडी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि मैं इस फील्ड में पढ़ता हूँ तो शायद ये फील्ड अवेलेबल नहीं होगी। इसमें वास्ट फील्ड्स हैं, आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी इसमें फील्ड्स मौजूद हैं। तो चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑसिस का जो है ये एप्लीकेशन का फॉर्म आ गया सामने, जिसके अंदर साइड पे आप देख सकते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर लिखा होगा। और इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ से आपने क्लिक करना है लॉग ऑन एंड रजिस्टर पे। लॉग ऑन रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा और साथ ही नीचे पासवर्ड मांगेगा। अगर आप एक दफ़ा पहले इस वेबसाइट पे आ चुके हैं या फिर इस एप्लीकेशन को आपने यूज़ कर लिया है, एक दफ़ा अप्लाई कर लिया है, तो आपसे ऑटोमेटिकली जो पहले से एक ईमेल होगी वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं किया तो आपने यहाँ पे करना है रजिस्टर न्यू अकाउंट। तो आपने रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने ईमेल इंटर करनी है, फिर कंफर्म ईमेल, फिर फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपने कर देना है सेव। चलिए हम इस डिटेल्स को इंटर करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम जैसे ही सेव का बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने आया थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द DFAT स्कॉलरशिप सिस्टम, एन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू यू कंटेनिंग योर इनिशियल पासवर्ड विच यू कैन यूज़ टू लॉग ऑन टू द सिस्टम। तो हम अपनी ईमेल पे जाएंगे, हमने ईमेल पहले से ओपन करके रखी है और इसके टॉप पे ही इसको हम ऐसा करते हैं रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारे पास ईमेल ओपन हो चुकी है, जिसके सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप की तरफ से हमें ईमेल आ चुकी है। और इस ईमेल में सबसे पहले हमारा ईमेल लिखा है और नीचे साथ ही हमारे पास आया होगा योर टेम्परेरी पासवर्ड इज़। और इस पासवर्ड को मैं क्या कर लूँगी, कॉपी कर लूँगी, Ctrl+C, और वापस आऊँगी और यहाँ पे लॉग इन एंड रजिस्टर पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली दोबारा से ईमेल और पासवर्ड वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं वहाँ पे अगर मेरी कोई पुरानी ईमेल पहले से ओपन है तो मैं उसमें जाऊँगी, अपनी न्यू ईमेल लिखूँगी। यानी कि हो सकता है आप किसी और के लिए भी इसमें अप्लाई कर रहे हो तो उनकी ईमेल ओपन हो, तो वहाँ पे चेंज करने के बाद पासवर्ड जो मेरा इनिशियल पासवर्ड था, इनिशियल पासवर्ड इंटर करके और लॉग ऑन कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यू आर अबाउट टू चेंज द पासवर्ड फॉर ईमेल प्रोटेक्टेड। उसके बाद हमारे लिए लाजमी है कि हम अपने पासवर्ड चेंज करें। जो आपका टेम्पोरेरी पासवर्ड था उसको आपने जो कॉपी किया हुआ है आपने वहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर लेना है और अपना न्यू पासवर्ड आपने चूज़ करना है। तो अपना जो न्यू पासवर्ड है हम उसको भी चूज़ करते हैं। और तो उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव। सेव करने के बाद अगर आप अपने पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, अदरवाइज नो थैंक्स। और अब आपकी एप्लीकेशन के सामने आपके साथ ये आ रहा होगा कि एप्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2025 इनटेक इज़ नाउ ओपन एंड विल क्लोज 30 अप्रैल 2024 ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। तो आप एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे आप जैसे ही जाएंगे उसके नीचे लिखा होगा स्कीम, सिलेक्ट द स्कीम यू विश टू क्रिएट एंड सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर। तो आपने स्कीम सिलेक्ट करनी है, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने दोबारा से नेक्स्ट कर लेते हैं।
अब आप देख सकते हैं, You must be a citizen of one of the eligible participating countries. You must be residing in your country of residence. जैसे कि हमने पिछली वेबसाइट से आप लोग को बताया कि इसमें सारी डिटेल्स आपके सामने मेंशन है। तो अगर आप अपना एलिजिबल कंट्री देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन। और यहाँ से आप DFAT पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपका कंट्री उस लिस्ट में मौजूद है तो आप तब अप्लाई करें, अदरवाइज आपको ना टाइम वेस्ट ना करें। पासपोर्ट नंबर लीव ब्लैंक इफ़ यू डू नॉट हैव अ पासपोर्ट। अगर आपके पासपोर्ट नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप ये जो एप्लीकेशन है पासपोर्ट के बगैर भी जा रही है। तो आपको पासपोर्ट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे लिए पासपोर्ट होना लाजमी है, तो आप पासपोर्ट के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले अपना अपना टाइटल चूज़ करना है। टाइटल में आप डॉक्टर हैं, मिस, मिस्टर, मिसेस, मिस, अदर समथिंग है तो मिस्टर अगर आप मेल हैं, अगर फीमेल है तो आप मिस यूज़ करेंगे। और उसके बाद फैमिली नेम, गिवन नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली पहले से आ चुका होगा, क्योंकि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त अप्लाई जैसे इंटर किया था वैसा का वैसा। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, स्टेट और प्रोविंस पे से बताना है। एथनिक ग्रुप ऑप्शन, एथनिक ग्रुप होता है कि आप पंजाबी हैं, पश्तून है, सराइकी हैं, बलोची हैं, आप किस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं आपने वो लिखना है। जेंडर आपका कौन सा है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप वो सिलेक्ट करना है। डू यू हैव डुअल नेशनैलिटी, आपने अपनी डुअल नेशनैलिटी को चूज़ करना है कि अगर आपके पास किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी है या सिटीजनशिप है तो आपने यहाँ पे चूज़ करना है, अदरवाइज आप इसको रहने दे सकते हैं। विच कंट्री आर यू लिविंग इन नाउ, आप किस कंट्री में अभी रह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें। हैव यू अप्लाइड और आर यू इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आपने अभी तक अप्लाई किया हुआ है या आप सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है येस और नो। अगर आप सोच भी रहे हैं कि मैंने अभी करना है, तो यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हैं भेजने के लिए, तो आप यहाँ पे येस क्लिक करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड दोनों में से किसी एक में भी कर रहे हैं तो भी। नेशनल आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड इफ़ एप्लीकेबल टू योर कंट्री, नेशनल आइडेंटिटी नंबर कहते हैं आपका CNIC नंबर जो आके आपने यहाँ पे इंटर करना है। पासपोर्ट नंबर प्रोवाइड इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर आपने इंटर करना है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करें और आपकी एप्लीकेशन उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव, आप सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आएगा और उस व्यू में सबसे पहले आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखोगे डिस्क्रिप्शन, आपको ये एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। नीचे आएगा राउंड क्लोज, ये कब क्लोज होगा ये आ जाएगा, और आपने एप्लीकेशन कब क्रिएट की थी उसकी डेट आ जाएगी, और राउंड ओपन यानी कि ये एप्लीकेशन ओपन कब हुई थी उसकी डेट आ जाएगी। और आपका स्टेटस भी आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है या फिर ऑनगोइंग है। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो आपका यहाँ पे इनकम्प्लीट आ रहा होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ही कंप्लीट आएगा, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपने एप्लीकेशन फुल की है या नहीं की। और उससे बड़ी बात यह है कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही है, और अगर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई एरर हुआ या फिर आपसे गलती से कोई नंबर मिसिंग हो गया, कुछ भी गलत हो गया, तो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। तो आप नीचे आते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले आपने एड्रेस लाइन 1 लिखनी है, एड्रेस लाइन 2 अगर है तो लिखें, अदरवाइज आप रहने दे सकते हैं। एड्रेस लाइन 1 में यानी कि आप एक बहुत ज़्यादा बड़ा एड्रेस है तो उसकी लाइन नंबर 1, आप स्ट्रीट नंबर देस, हाउस नंबर देस, मोहल्ला देस एंड कलमा चौक ज़िला तहसील एंड कैंट है तो वो इंटर कर सकते हैं। आगे कोई प्रोविंस लिखता है, कोई कंट्री नेम भी साथ लिख देता है, तो अगर आपका इस लाइन में पूरा नहीं आता तो एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। टाउन और सिटी यानी जैसे रावलपिंडी, लाहौर, इस तरह का अपना का कोई भी सिटी है तो आप वो इंटर करें। अगर टाउन का इंटर करना चाहते हैं टाउन का। स्टेट और प्रोविंस आपने बताना है। पोस्ट कोड, पोस्ट कोड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पोस्ट कोड आप फाइंड कैसे करते हैं, आपने सीधा सीधा गूगल पे जाना है और समझिएगा अगर आप लाहौर का पूछना चाह रहे हैं तो लाहौर पोस्टल कोड, पोस्टल कोड लिखेंगे और आपके सामने ढेर सारे कोड्स आ जाएंगे। बिलफर्ज हम एक सर्च कर लेते हैं रावलपिंडी का, रावलपिंडी पोस्टल कोड। तो रावलपिंडी का पोस्टल कोड देखें तो हमारे पास सर्किट ढेर सारे आ जाते हैं, और हमें पता है जिस एरिया में हम रहते हैं उसका पोस्टल कोड कौन सा है, तो हमने सिलेक्ट कर देना है। तो डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट पोस्टल कोड्स होते हैं तो उस हिसाब से आपने सिलेक्ट करने हैं। प्लीज़ टिक द बॉक्स इफ़ योर मेलिंग एड्रेस इज़ द सेम एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस, ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, ये टॉप पे लिखा हुआ है करंट रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आपका मेलिंग एड्रेस यानी जब आपको डाकखाने से कोई ख़त मौसूल होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अगर वो भी आपको वही है, सेम है, कुछ लोग अपने बाई घर भेजना चाहते हैं कि हम घर पे ना हो लेकिन गांव में कोई ना कोई तो मौजूद होता है तो हमारा मेल रिसीव कर सकते हैं, करीब होता है कुछ लोगों के, तो वो कह देते हैं कि नहीं उसका एड्रेस डिफरेंट है। लेकिन अगर आपका सेम वही एड्रेस है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लीज़ टिक द बॉक्स इफ़ योर मेलिंग एड्रेस अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। फ़ोन एंड ईमेल, अपना होम फ़ोन यानी आपके घर का नंबर आपने इंटर करना है, मोबाइल फ़ोन नंबर आपने इंटर करना है, आपकी प्राइमरी ईमेल जो आपने
एप्लीकेशन में रजिस्टर होते वक्त दी थी वही होगी। वर्क फ़ोन ये आपका ज़रूरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं दे भी सकते हैं, ना देना चाहें नहीं भी दे सकते। फैक्स ये भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका स्टेरिक मार्क नहीं है। अल्टरनेट ईमेल, अगर आप इस ईमेल के अलावा कोई और ईमेल देना चाहते हैं जिससे वो आप कांटेक्ट कर सकें तो आप वो दे सकते हैं, अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद आपने सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास होगा स्पाउस डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं स्पाउस डिटेल की तरफ आ चुके हैं। यू मे इंडिकेट बिलो इफ दिस इंटायर सेक्शन इज एप्लीकेबल टू योर एप्लीकेशन। अगर आपके के हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या फिर आप इंगेज हैं, डाइवोर्स्ड हैं, एनी रीज़न, लेकिन आपका कोई ना कोई स्पाउस है तो आपने नॉट एप्लीकेबल पे बिल्कुल भी टिक मार्क नहीं करना। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपने नॉट एप्लीकेबल पे टिक कर देना है। अदरवाइज आपको फैमिली नेम भी देना पड़ेगा, आपको गिवन नेम भी देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ भी देना पड़ेगा, जेंडर अपने स्पाउस की डिटेल्स आपने देनी, किसी और की डिटेल्स नहीं देनी। विल योर स्पाउस बी अकम्पनिंग यू टू ऑस्ट्रेलिया, क्या वो आपके साथ आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, तो ये नो और येस पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ से करते हैं नॉट एप्लीकेबल पे और इसको कर देते हैं सेव। अगर आप बीच बीच में से भी अगर किसी स्टेप को करना चाहते हैं कि मैं इस स्टेप को पहले करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप पहले बारी बारी चलना आपके लिए ज़रूरी है, आप बीच में से कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। जो सा स्टेप आप कंप्लीट हो जाएगा उस पर टिक आ जाएगा, जो नहीं होगा उस पर क्रॉस लिखा होगा और जो कर रहे होंगे उसके साथ एक एरो होगा। चिल्ड्रन डिटेल्स, चिल्ड्रन की डिटेल्स हैं, अगर आपके कोई चिल्ड्रंस हैं, आपने यहाँ पे ऐड का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है जिसमें आप अपने बच्चों की डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। और यहाँ से आप उनका फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पासपोर्ट नंबर, आपने उन्हीं का प्रॉपर डाटा पूरा इंटर करना है और सेव कर देना है। अदरवाइज अगर आपने और दो तीन और इंटर करने हैं, जितने भी इंटर करने हैं तो आप ऐड करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे और सारों की डिटेल्स यहाँ पे सामने मेंशन हो जाएंगी, उनका फैमिली नेम, गिवन नेम और डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप सिंगल हैं या फिर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आप यहाँ से नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके इसको स्टेप को रहने दें। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हम आ चुके हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, जिसमें सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपने टाइटल देना है, डॉक्टर है, मिस है, मिस्टर है, मिसेस है, मिस अदर। इमरजेंसी डिटेल्स आपको एक दफ़ा बता दूं कि वो बंदा होता है जो जिनसे वो कांटेक्ट करेंगे इमरजेंसी में, यानी कि अगर आपका कोई भी नंबर आपका नहीं लग रहा है या कोई भी इशू आ जाता है तो उसी बंदे से रब्ता किया जाएगा जिसके आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डाटा दिया होगा। तो आपने उसका सबसे पहले टाइटल देना है, फैमिली नेम उनका क्या है, गिवन नेम क्या है, रिलेशनशिप टू यू आपका उनसे रिलेशनशिप क्या है, फ्रेंड है, अंकल है, कज़न है, ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, मदर है, जो भी है आपने उनका देना है। जेंडर उनका क्या है वो आपने बताना है। और होम फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर, फैक्स अगर उनका है कोई, और अल्टरनेट ईमेल, प्राइमरी ईमेल। ये इम्पोर्टेंट इनमें से कौन सा है आपका होम फ़ोन, सिर्फ इस पे स्टेरिक मार्क है, ये आपका होना लाजमी है। बाकी अगर आप उनके पास आपके साथ कोई डिटेल्स नहीं है तो आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एप्लीकेशन फर्दर प्रोसीड हो जाएगी। उसके बाद करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका जो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो देना भी लाजमी है आपके लिए। उसके बाद प्रीवियस स्कॉलरशिप का सेक्शन आएगा, पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास। पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप रिसीव हुई है या आपको कभी भी कोई स्कॉलरशिप मिली है, लिस्ट एनी प्रीवियस और करंट स्कॉलरशिप और फेलोशिप्स यू हैव बीन अवॉर्डेड, तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और ऐड में करने के साथ आपके सामने एक और विंडो प्रॉम्प्ट होगी जिसके अंदर आपने स्कॉलरशिप या फेलोशिप का टाइटल देना है, स्टार्ट डेट कब हुई थी, एंड डेट कब हुई थी, क्वालिफिकेशन क्या थी, ईच एंड एवरीथिंग, और आपने सेव कर देना है। और उसके बाद अगर आपको ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं अभी तक अवेल हुई तो आपने नॉट एप्लीकेबल पे करना है। और अगर आपको स्कॉलरशिप्स अवेल करनी है तो आप इस चैनल को फॉलो करें, इसमें आपके साथ हर वीकेंड एक न्यू स्कॉलरशिप विद कंप्लीट एप्लीकेशन क्राइटेरिया आपके साथ शेयर किया जाएगा। और साथ ही साथ C++ प्रोग्रामिंग और फ्लटर और HTML इस तरह के बाकी दीगर कोर्सेज हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर विंडोज़ के रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या तो फिर कोई भी एप्लीकेशन इश्यूज़ हैं तो वो भी आपके साथ इस चैनल पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं, आपके साथ सारा डिटेल में आपके साथ शेयर है।
और अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ एक प्लेलिस्ट में चाहिए तो आपके साथ प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन है, और उसके अंदर हर चीज़ की एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सी प्लस प्लस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एवरीथिंग अबाउट विजुअल स्टूडियो। आपके पास टैलेंट एंड प्रोग्राम्स हैं, आप सी प्लस प्लस को लर्न कर सकते हैं। अभी तो आपके साथ ऊक का भी कोर्स शेयर किया जाएगा, इंशाल्लाह जल्द शेयर किया जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ, जिसके अंदर आपने प्रीवियस स्कॉलरशिप के बारे में इंटर कर दिया। हम करते हैं नेक्स्ट, कि अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस। व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस ईयर। अगर आपके जहन में और भी ढेर सारी स्कॉलरशिप्स हैं, यानी कि अगर आप स्कॉलरशिप चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं और आपने सोचा हुआ है कि मैं इस ईयर ये स्कॉलरशिप्स को फॉलो कर रहा हूँ और इनमें मैंने अप्लाई करने का इरादा सोचा, जैसे अभी आ रही है मैक्स्ट की स्कॉलरशिप, यू ग्रेड की स्कॉलरशिप, और इस तरह की काफ़ी ढेर सारी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर की जाएंगी। तो उनके बारे में आपने यहाँ पे एक 500 कैरेक्टर्स का एक पैराग्राफ लिखना है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ DFAT फॉर्मली AUSAID स्कॉलरशिप बट वर अनसक्सेसफुल। क्या आपने पिछली बार इसी स्कॉलरशिप में DFAT यानी ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था, लेकिन आपको मिली नहीं थी अनसक्सेसफुली? तो अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है येस। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे कर देना है नो, और उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 8, जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है प्रोपोज्ड स्टडी प्रोग्राम। आपने किस जो प्रोग्राम है आपने उसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस देनी है, उसका क्राइकोस कोड क्या है, इंस्टीट्यूशन, कोर्स, लेवल ऑफ स्टडी, टाइप ऑफ स्टडी, ड्यूरेशन, एक्शन, और ये सब देने के लिए आपको यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो प्रॉम्प्ट होगी, और उस विंडो के अंदर आपने सारी डिटेल्स इंटर करनी है। आपने क्राइकोस कोड देना है। क्राइकोस कोड आपके लिए जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट बनता है सब स्टूडेंट्स के लिए, कि क्राइकोस कोड क्या है। ये बेसिकली हर सब्जेक्ट का एक कोड इन्होंने रखा हुआ है, और वो कोड आपने यहाँ पे इंटर करना है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में एक इन्होंने हर कोर्स को, हर यूनिवर्सिटी के एक कोर्स को इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, 1BC4469, इस तरह एक 7 to 8 डिजिट्स का एक नंबर होता है, और या फिर आप ले लें स्ट्रिंग होती है, 1BC कोड होता है, जिसको इन्होंने क्रैकोस कोड नाम दिया है। जब आप यहाँ इंटर करते हैं तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि कौन सा कोर्स है, ये कौन सा लेवल है, ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में आ जाता है। अगर आपको क्रैकोस कोड कैसे मालूम करना ही जानना है तो आपने सीधा जाना है गूगल पे, अपना लेवल लिखना है स्टडी का, यानी आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं, लिख के आगे आपने लिखना है ऑस्ट्रेलिया क्रैकोस कोड। आपके सामने नीचे क्रैकोस कोड आ जाएगा और आपने यहाँ इंटर कर देना है वो क्रैकोस कोड। तो उस रेलिवेंट आपके सामने नीचे ढेर सारी फील्ड्स आ जाएंगी, उनमें से अपनी फील्ड चूज कर लेनी है। एक दफ़ा आपके सामने करके दिखाते हैं कि आपने किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्रैकोस कोड, तो यहाँ पे नीचे आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसका क्रैकोस कोड है 106081B। और मैं वापस आई अपनी एप्लीकेशन पे, और वहाँ पे मैंने इंटर किया 106081B और उसको सर्च कर दिया। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगी तो जो नीचे मेरी रेलिवेंट फील्ड्स है, कोर्स टाइटल, इंस्टीट्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग, वो मेरा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर्स है, कोर्स वर्क है 208, इसके कोर्स ड्यूरेशन होगी, फील्ड ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग है, रिलेटेड टेक्नोलॉजी इसमें फॉल करता है, बैचलर ऑनर्स डिग्री है, इंस्टीट्यूशन, उसके लिए आपने ये उससे रेलिवेंट जो इंस्टीट्यूट होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, कि वैसे तो हम बाकी स्कॉलरशिप में ढूंढना पड़ता है कि क्या ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इस एप्लीकेशन में या तो फिर कहेंगे इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि आपने क्रैकोस कोड इंटर किया, आपके बाकी रेलिवेंट फील्ड्स ऑटोमेटिकली इंटर हो गई, और साथ ही साथ आपके साथ रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ भी आगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, और इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। और उससे पहले आपने ये सर्च करना है गूगल पे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, यानी कि आपके जो स्टे है, जहाँ पे आपका स्टे होगा, आपका घर होगा, वहाँ से कितनी दूर पड़ती है, क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसके इर्द गिर्द पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ इर्द गिर्द ज़्यादा हैं या कम है, किस तरीके से हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें एक दफ़ा सर्च करने के बाद आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके घर का रोज़ का सफ़र। अगर आप 5 घंटे दूर की एक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो रोज़ के 5 घंटे आपसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं नज़दीकी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखते हुए जो है आपने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड फॉर द कोर्स, आइल्स
और पीटी एकेडमिक तो फेल, तो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है अगर आपके पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। प्रेफरेंस, इसको आप कौन सी प्रेफरेंस देना चाहते हैं? टोटल 8 प्रेफरेंस आपने देनी है, 8 यानी कि। तो इसको प्रेफरेंस नंबर किस पे रखना चाहते हैं? 2 पे, 3 पे, 4 पे? तो अगर आप देना चाहते हैं इसको 3, तो मैं 3 नंबर पे रखना चाहती हूँ, यानी कि मैं फ़िलहाल इसको 3 नंबर पे रख लेती हूँ। एक पे मैं किसी और का मेरा जहन बन गया तो मैं एक रख लूँगी। तो इसी तरीके से कंप्लीट दिस सेक्शन है द स्टडीज विल बी बाय रिसर्च और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च और कोर्स वर्क, एग्जाम्पल डॉक्टरेट और मास्टर्स बाय रिसर्च। रिसर्च प्रपोजल डिटेल्स, अगर आप रिसर्च फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने ये सारी रिसर्च टाइटल, ऑब्जेक्टिव और ये सारे पैराग्राफ्स फिल करने हैं, अदरवाइज आपने कर देना है नॉट एप्लीकेबल और आपने कर देना है सेव। ओके, तो वो कह रहे हैं जब आप सबसे पहले इंटर करेंगे तो आपने प्रेफरेंस लाइन वाइज रखनी है, तो नंबर 1 पहले करते हैं। और नंबर 1 प्रेफरेंस पे हम इसको रख लेते हैं फिलहाल। जब आपको नंबर 2 पे जो रखनी है तो आप नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है कि इसका क्रैकोस कोड क्या है, ये आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और ये प्रेफरेंस नंबर 1 है। और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसमें आप ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस नंबर 2 ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद आता है हमारे पास क्वालिफिकेशंस। इंटर अकेडमिक क्वालिफिकेशन हाईएस्ट लेवल फर्स्ट। हाईएस्ट लेवल कहते हैं कि अगर जो रिसेंट आप कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं, अगर आप बीएस में पढ़ रहे हैं तो बीएस वाले को पहले करना है, उससे नीचे आपने इंटर की डिटेल्स इंटर करनी है, उससे नीचे जो है आपने मैट्रिक की डिटेल्स इंटर करनी है, उससे नीचे आपने मिडिल की डिटेल्स इंटर करनी है। आप जितना नीचे जा सकते हैं, जाना चाहें जा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले इंटर कौन सी करनी है? जो आपकी लेटेस्ट है। तो आपने उसके लिए भी आपने ऐड पे जाना है। ऐड करने के बाद आपके सामने फिर से एक न्यू विंडो प्रॉम्प्ट होगी जिसमें आपने क्वालिफिकेशन का नेम लिखना है, आप कौन सी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, लेवल ऑफ स्टडी क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कंट्री, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस एंड प्रोविंस उस इंस्टीट्यूट का क्या है। तो सारा करने के बाद आपने कर देना है सेव। फिलहाल हम इंटर नहीं कर रहे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट, जो आपका है ऑप्शन नंबर 10, इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल्स। इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल में आप देख सकते हैं, इस इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज, क्या इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी कि आपने इंस्टीट्यूट में जो इंग्लिश बोली जाती थी तो आप यस कर दें, अदरवाइज आपने क्या कर देनी है नो, आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब नो सिलेक्ट करेंगे तो वॉज इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ योर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टडी, क्या वो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ी जाती है हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टडी, यानी आप बीएस या यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में अगर हैं तो फिर क्या उसमें इंग्लिश बोली जाती है, तो आप यस कर देंगे। हैव यू टेकन वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, क्या इनमें से आपने कोई टेस्ट लिया है, अगर नहीं लिया तो नन। एक्सपेक्टेड टेस्ट टू बी टेकन, आपका एक्सपेक्टेड टेस्ट आप क्या लेना चाहेंगे, यानी कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कौन सा टेस्ट जो है आप प्रेफर करेंगे, चूज़ करेंगे, और जिसको आप वो प्रेफरेंस देंगे कि मैं ये करने वाला हूँ, या मैं अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो चलो मैं ये टेस्ट दे दूंगा, तो वो एक्सपेक्टेड टेस्ट आपका कौन सा है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टेस्ट और आप कब तक देंगे वो टेस्ट, तो आपने वो ये भी यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करें और यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी डिटेल्स। उसके बाद हम आगे हैं कंप्यूटर लिटरेसी डिटेल्स की तरफ। आर यू अ कंप्यूटर लिटरेट? यस। हाउ रेगुलरली डू यू यूज़ अ पीसी? कितने घंटे आप यूज़ करते हैं? डेली, वीकली, मंथली और ओकेजनली डेली। डू यू हैव एक्सपीरियंस विद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड? यस। डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर एक्सेस? यस। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट? यस। इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर? यस। स्प्रेडशीट, एक्सेल? यस। ओके, चेक मार्क करना है इस पे भी। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम 2000 उस पर भी है। और ईमेल सॉफ्टवेयर आउटलुक? नो। स्टैटिस्टिकल पैकेजेस? नो। तो उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट, जो आपको जो पता है सिर्फ उसी पे सिलेक्ट करना है, चेक मार्क करना है, अदरवाइज आपसे डिटेल्स इंटरव्यू की तरह पूछ भी सकते हैं कि आप इस चीज़ को बताएं, इस चीज़ को कैसे समझाएंगे। You may indicate below if
दिस इंटायर सेक्शन इज एप्लीकेबल टू योर एप्लीकेशन, नॉट एप्लीकेबल और एप्लीकेबल। कंप्यूटर ट्रेनिंग डिटेल्स, अगर आपने कोई कंप्यूटर की ट्रेनिंग की है तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। आपने कोर्स का नेम क्या था, कब स्टार्ट किया था, एंड कब किया था और एक्शन क्या था। आप ऐड पे जब क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो फिर से आपके सामने प्रॉम्प्ट होगी और उसके अंदर आपसे ये कोर्स नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट और आपने सेव कर देना है। लेकिन हमने ऐसा कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल और आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आएगा करंट एम्प्लॉयमेंट, आप इस वक्त कहाँ जॉब कर रहे हैं। जो इस वक्त जो जॉब कर रहे हैं आपने उसके बारे में डिटेल्स इंटर करनी है। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे, यानी कि अगर आप कोई जॉब अभी तक नहीं की या नहीं कर रहे हैं तो आपने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। और अगर कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन टाइटल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है, एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है। डेट कमेंटेड कमेंस्ड यानी कि आपने किस डेट से स्टार्ट किया। सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, उसकी टाइप किस किस्म की है, गवर्नमेंट है, एनजीओ है या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। करंट ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है उसको आपने 1500 कैरेक्टर्स के अंदर शो करना है, मेंशन करना है। डू यू इंटेंड टू रिटर्न टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया, क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दोबारा आएंगे जब अपनी ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्कॉलरशिप जब की कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके जो भी इरादे हैं आपने यस करना है या नो करना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर हम कर देते हैं नॉट एप्लीकेबल क्योंकि ऐसी कोई जॉब नहीं है। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद हम यहाँ कर देंगे नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारे पास प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट का। आपने इससे पहले कोई अगर एम्प्लॉयमेंट की है तो उसके बारे में ऐड कर दे और ऐड करेंगे पोजीशन टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग पूछेंगे। लेकिन एक चीज़ ऐड हो जाएगी कि स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है। एंड डेट का ऑप्शन एक ऐड हो जाएगा जो कि फ़िलहाल हमने प्रीवियस भी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना ऐसी कोई चीज़ है तो हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और फिर से कर देंगे नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास है सपोर्टिंग स्टेटमेंट, अपनी सपोर्टिंग स्टेटमेंट देनी है और ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ये इस पॉइंट पे सारा का सारा मैटर करता है। Why did you choose your proposed course and institution, आपने जो भी इंस्टीट्यूशन या तो कोर्स आपने चूज़ किया, जो आपने कराई का स्कोर आपने सारा कुछ इंटर किया है और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, या आपने क्यों किया, आपकी वजह क्या थी इसके पीछे, आपने 2000 करेक्टर्स के अंदर अंदर ये सारा बताना है। हाउ विल द प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू योर करियर, ये जो आपने कोर्स आपने चूज़ किया ये आपके करियर में कैसे हेल्प करेगा। आप इसमें चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है जब चैट जीपीटी हमें करके दे रहा है तो इस तरह तो वो एआई के टूल में डाल के देख लेंगे क्या चैट जीपीटी हमारे पास इसने लिख कर दिया है, तो वो तो देखा जाएगा ये तो एआई का काम है, तो वो और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपने चैट जीपीटी से लिखवाना नहीं है, लिखना आपने खुद है। चैट जीपीटी को रिफ्रेश करने के लिए देना है। अगर यहाँ पे 2000 करेक्टर्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे लेकिन आपकी कहानी बड़ी है तो आप अपनी कहानी पूरी बड़ी लिख लें, बेशक इससे कोई मना नहीं है आपका। वर्ड में जाए, वर्ड के अंदर या तो फिर किसी भी नोट पैड में आपने कंप्लीट पूरी कहानी लिख लेनी है। कंप्लीट पूरी कहानी लिखने के बाद आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को बोलना है जस्ट रिफ्रेश कर दे और इसको जो है समराइज कर दे यानी छोटा कर दे, ठीक है, और इन्हीं सिंपलेस्ट वर्ड्स में जो मैंने लिखे। तो वो क्या करते हैं, आप ही की वर्डिंग आप ही की सारी बातें उसी को बस रिफ्रेश और समराइज कर देगा, तो उससे उस चैट जीपीटी का कोई कमाल नहीं है। सारा आपका लिखा हुआ है तो इसमें आपके कोई भी प्लेजरिज्म नहीं होगा। और हाउ विल बी द प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू योर करियर, आपने करियर के बारे में बताना है। हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू सॉल्विंग अ चैलेंज एंड इम्प्लीमेंटिंग अ चेंज और रिफॉर्म, बी स्पेसिफिक एंड इंक्लूड what aspect of your leadership knowledge, skills and practice you consider to be well established and effective, which people or organization you work with to solve the problem and what creative methods were used। आपने लिखना है कि ऐसा आपने कभी कोई काम किया है जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन की हो और उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया हो आवाम को या लोगों को, और वो कौन से तरीके थे, वो कौन से क्रिएटिव मेथड्स थे, उनके बारे में आपने पूरा मेंशन कर देना है। इसी तरीके से नीचे आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्लीज़ इंडिकेट वन डेवलपमेंट थीम दैट इज़ मोस्ट रेलिवेंट टू योर एप्लीकेशन इवन दो इट मे बी रेलिवेंट टू मोर देन वन। डिसेबिलिटी, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, आप किस के उस पर काम करें, डेवलपमेंट थीम पे काम करें जो कि आपकी कंट्री की डेवलपमेंट में काम
आए या फिर किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी तरक्की वाले काम में आपकी मदद कर रही है। तो आपका थीम क्या है बेसिकली, आप एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, आप फिशिंग पे काम कर रहे हैं, कोई एक थीम होता है बेसिकली, आपने वो सिलेक्ट करना है। डू यू करेंटली हैव एनी कनेक्शन और रिलेशनशिप टू एनी स्टाफ एम्प्लॉयड ऑफ DFAT पोस्ट और विद DFAT इज मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्टर्स? यस और नो में से, यानी अगर आप DFAT एप्लीकेशन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, अगर उनमें से आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, या एम्बेसी से कोई ताल्लुक है, तो यानी एम्बेसी का कोई बंदा होगा या फिर उनका वहाँ से किसी का ताल्लुक होगा, तो कैसे भी किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप है तो आपने उनको बताना है। और यहाँ पे बताना है, आर यू सब्जेक्ट टू एनी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स दैट आर करंटली अवेटिंग लीगल एक्शन? कि आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर है जो कि अभी अदालत में नहीं गया, या फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स उसकी होनी है लेकिन अभी हुई नहीं है, तो आप फॉर्म पहले से एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो वो भी आपने बताना है येस और नो की सूरत में। और डू यू आइडेंटिफाई एज हैविंग अ डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और ऑफेंस इन एनी कंट्री, इसमें से भी येस और नो में जो है आपने सिलेक्ट करना है। और ये सारा पढ़ लें एक दफ़ा कि ये आपको जो है आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट है, उसको एक दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। तो चूंकि मैंने फॉर्म फिल नहीं किया तो नेक्स्ट होगा नहीं, सो मैं यहीं से कर लेती हूँ प्रोविंशियल मेंबरशिप। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविंशियल मेंबरशिप का। अगर आपने कभी प्रोफेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है तो आपने यहाँ पे उसको मेंशन करना है। आप ऐड पे जाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, उसका स्टार्ट डेट, एंड डेट, हाईएस्ट पोजीशन, अगर आपको कोई पोजीशन मिली थी वहाँ पे आपने होल्ड की थी तो वहाँ पे करके उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपका यहाँ पे सारा कुछ मेंशन हो जाएगा, जैसे पहले आपका यूनिवर्सिटी वगैरह उसका मेंशन हुआ था बिल्कुल वैसे ही मेंशन हो जाएगा। अगर आपने किसी और में किया तो साथ साथ ऐड करते जाएंगे, अगर नहीं किया तो आपने सिंपली नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे चले जाना है। वेयर डिड यू फर्स्ट लर्न ऑफ द स्कॉलरशिप अवार्ड? कम्युनिकेशन है, आपसे बात करें कि कम्युनिकेशन का पॉइंट है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला स्कॉलरशिप के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन के एम्बेसी से, होम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से, अदर फ्रेंड रिलेटिव और कॉलीग से, तो आप ये सिलेक्ट कर लें और उसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। आपको जहाँ से मालूम हो आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रूफ के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। प्लीज इंश्योर यू रिव्यू टू द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स इन योर कंट्री प्रोफाइल ऑन द DFAT वेबसाइट एंड अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इफ यू डू नॉट अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स योर एप्लीकेशन में बी कंसिडर्ड इनएलिजिबल एंड विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड। कम से कम आपको सिटीजनशिप और आइडेंटिफिकेशन या बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट नंबर, इनमें से कुछ ना कुछ एक क्लास में अपलोड करना है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ प्रीवियस एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की इनकी ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है। यू मे आल्सो अपलोड, आप ये भी अपलोड कर सकते हैं सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ टर्शरी सर्टिफिकेट, डिग्रीज, आइल्स तो फेल्ड का, PTE स्टेटमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और स्कूल दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, रेफरेंस रिपोर्ट्स और लिस्ट ऑफ रेलिवेंट पब्लिकेशंस। रिसर्च एप्लीकेंट्स ओनली, ये सिर्फ जिन्होंने रिसर्च के लिए अप्लाई किया है सिर्फ उन्हीं के लिए है। करिकुलम विटाए और यानी CV, अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द कंट्री प्रोफाइल, यानी कि जो कंट्री अपना लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के अंदर जब जाएंगे तो आपको फर्दर नीचे शो हो जाएगा कि इस कंट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख के उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कर देना है ऐड पे। ऐड पे करने के बाद डॉक्यूमेंट की टाइप आप क्या अपलोड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपने डिस्क्रिप्शन बतानी है कि आप क्यों इसे अपलोड करने इसमें क्या है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आपको कोई इशू है, कुछ लोगों को होता है कि कोई ना कोई इशू होता है बीच में कि उर्दू में, इंग्लिश में, या फिर ऐसा है या फिर वैसा है, तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको चॉइस दी है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं अपने बारे में। और उसके बाद आपने फ़ाइल चूज़ करनी है और सेव कर देना है, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं कर रहे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन पे जाते हैं। डिक्लेरेशन पे जाने के बाद आपने ये ऑथराइजेशन, ये सारा कुछ आपने पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद, डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट, आई डिक्लेयर इन सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सही है, दुरुस्त है और वेल ऑफ माई नॉलेज है। और उसके बाद आपने कर देनी है सबमिट। चूँकि मैंने एप्लीकेशन अभी फिल नहीं हुई कंप्लीट, तो वो मुझे कह रहे हैं कि अभी आपकी फिल नहीं हो सकती। तो चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट की तरफ, एप्लीकेशन फिल करने के बाद। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस आ रहा है सबमिटेड, पेंडिंग डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं अगर उसमें कोई भी इशू आया
तो आपको ईमेल आएगी, यानी कि आपको ईमेल एक रिसीव होगी और उसके अंदर लिखा होगा आपने ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड करने हैं, री अपलोड करने हैं। तो अपनी इसी एप्लीकेशन में दोबारा आ जाएंगे। आपने अपना ईमेल और अपना पासवर्ड लाजमी याद रखना है, उसको आपने हरगिज़ नहीं भूलना, क्योंकि इसी के थ्रू आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो सकेंगे। और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले होंगे कि आपने दोबारा री अपलोड करना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड कर देंगे विद करेक्ट PDF फॉर्मेट्स। उसके बाद अगर आपकी इस एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो गई है जो कि आप नहीं दोबारा सबमिट कर सकते, तो आपने क्या करना है, सीधा अनसबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन अनसबमिट हो जाएगी। यू आर अबाउट टू अनसबमिट द एप्लीकेशन। You may only unsubmit an application while the round is still open. This will set the application status back to draft and allow you to make further changes. You may then submit the application again prior to the close of the round. जब तक इसकी क्लोजिंग डेट है, यानी कि 30 अप्रैल से पहले आप इसको अनसबमिट करके जो भी आपके एरर्स हैं उसको आप मॉडिफाई करके आप इसको सबमिट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी एप्लीकेशन दोबारा से फिलअप करनी पड़ेगी, बल्कि जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं वहाँ आप दोबारा से चेंजेस करके, अमेंडमेंट्स करके आप उसको दोबारा सबमिट कर सकते हैं। अनसबमिट का मतलब ये। अब यहाँ पर अनसबमिट पर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन अनसबमिट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने यहाँ से लॉग आउट होना है, तो सिंपली आपने, हमारा सेशन था 19 मिनट का, ये हमारा 20 मिनट का ये सेशन होता है जिसके अंदर आप कंटिन्यू रह सकते हैं। उसके बाद ये सेशन आपको क्लोज हो जाता है, आपको दोबारा से लॉगिन होना पड़ता है। उसके बाद अगर आपने लॉग आउट होना है, तो आप सिंपली आपने क्या करना है, रिटर्न टू लिस्ट की तरफ आने के बाद आपने यहाँ से सिंपली लॉग आउट हो जाना है। तो ये वो जगह है जहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये थी हमारी ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप की वीडियो और कंप्लीट इसमें आपको डिटेल्स शेयर कर दी गई हैं। ईच एंड एवरी माइनर डिटेल आपके साथ शेयर की गई है, एक स्टेप आपको समझाया गया है। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आप पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। आप फेसबुक के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको hmacademy.official की ईमेल पे आना है तो वहाँ से भी रीच आउट कर सकते हैं। नो वरीज, नो इश्यूज़। आप कोई भी क्वेश्चन करें, आपको इंशाल्लाह विद इन अ डे आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। और अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है या फिर आपको फर्दर स्कॉलरशिप चाहिए है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैलोज़ को भी बताएं ताकि वो भी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।